क्या आपने कभी पानी से भरे कांच के बर्तन में रखे नींबू को देखा है? यह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। क्या आपने किसी कांच के बर्तन में रखे पानी में किसी पेंसिल को आंशिक रूप से डूबे देखा है? ये पानी के अंदर टेढ़ी प्रतीत होती है, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है। जब अक्षरों के ऊपर कांच का स्लैब रखा जाता है तो अक्षर उठे हुए या उभरे हुए प्रतीत होते हैं। आपने कभी गौर किया कि ऐसा क्यों होता है? क्या आपने तीर का निशान पानी से भरे कांच के पीछे रखकर देखा है कभी? ये उल्टी दिशा की ओर दिखाई देता है। आपने ध्यान दिया होगा कि इन सभी क्रियाकलापों में एक प्रक्रिया सामान्य है और वो है अपवर्तन की प्रक्रिया। जब प्रकाश किरण तिरछी गमन करती हुई एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो दूसरे माध्यम में उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। प्रकाश किरणों का दूसरे माध्यम में दिशा परिवर्तन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरण द्वारा एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर मुड़ना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अपवर्तन का कारण प्रकाश का अलग अलग माध्यमों में अलग अलग चाल से आगे बढ़ना है। प्रकाश की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें से यह होकर गुजरता है। जैसे वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख मीटर प्रति सेकंड होती है, जल में प्रकाश की चाल वायु से कम और क्राउन कांच में प्रकाश की चाल जल से भी कम होती है। वायु की अपेक्षा जल सघन माध्यम है और जल की अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल की अपेक्षा कम होती है, अतः प्रकाश की चाल कांच में जल से कम और जल में वायु से कम होती है। सघन से विरल माध्यम या विरल से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण की दिशा परिवर्तित होती है, अर्थात अपवर्तन होता है। प्रकाश किरण के मुड़ने से जुड़े 2 तथ्य हैं। पहला, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में तिरछी गमन करती हुई प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से कम होता है। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं, प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश कर रही है, अतः यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है क्योंकि वायु एक विरल माध्यम है जबकि कांच एक सघन माध्यम है। दूसरा तथ्य यह है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गमन करती हुई प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर मुड़ जाती है। ऐसी स्थिति में अपवर्तन कोण R आपतन कोण I से अधिक होता है। चित्र में प्रकाश किरण सघन माध्यम कांच से विरल माध्यम वायु में आ रही है, अतः यह अभिलंब से दूर हट जाती है। आइए इसी से जुड़ा एक क्रियाकलाप करके देखते हैं। ये सिक्का एक कटोरे में रखा जाता है। अभी हमें सिक्का दिखाई दे रहा है। अब हम सिक्के से थोड़ा दूर उस तरफ जाएंगे जहाँ से हमको सिक्का दिखना बंद हो जाए। अब हमें सिक्का नहीं दिखाई दे रहा है। मैं इस कटोरे में पानी डाल के देखता हूँ, देखते हैं क्या होता है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे हम पानी डालते जाते हैं कटोरे में, वैसे वैसे हमें सिक्का दिखाई देने लगता है। ये भी अपवर्तन का ही एक प्रयोग है। हम इस प्रक्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। पहली स्थिति में जब हम सिक्के से कुछ दूरी में थे और कटोरे में पानी नहीं डाला गया था तो सिक्का हमको नहीं दिखाई दे रहा था, परंतु दूसरी स्थिति में जब कटोरे में पानी डाला गया तो सिक्का हमको उसी दूरी से दिखाई देने लगा। इसका कारण यह है कि सिक्के से आने वाली प्रकाश किरणें पानी के तल से टकराकर अपवर्तित हो जाती हैं और हमारी आंख पर पड़ती हैं, जिससे हमें सिक्का दिखाई देता है। सबसे पहले एक समतल सतह पर कागज़ की सफ़ेद शीट को रखा जाता है। इस शीट के ऊपर एक आयताकार कांच का स्लैब यानी सिल्ली को रखा जाता है। सिल्ली की सीमाओं को पेंसिल से निरूपित किया जाता है, यानी उसके चारों तरफ पेंसिल से उसका निशान बना दिया जाता है। अब इसके चारों कोनों का नाम A, B, C और D रख दिया जाता है। आप चाहें तो कुछ और नाम भी रख सकते हैं, जैसे P, Q, R, S या क, ख, ग, घ, कुछ भी। अब हम 2 पिनों E और F को इस प्रकार लगाते हैं कि पिनों को मिलाने वाली रेखा कोर AB से कोई कोण बनाती हो।
विपरीत फलक से पिन E और F के प्रतिबिंब को देखेंगे और दूसरी दो पिनों G और H को इस प्रकार लगाएंगे कि ये पिनें एवं E और F के प्रतिबिंब एक सीधी रेखा पर स्थित हों। अब स्लैब और पिनों को हटा लिया जाता है। पिनों E और F की नोकों की स्थितियों को मिलाते हैं और इस रेखा को AB तक बढ़ाया जाता है। इसी प्रकार पिनों G और H की नोकों की स्थितियों को मिलाते हैं और इस रेखा को कोर CD तक बढ़ाया जाता है। अब कोर AB और CD पर अभिलंब खींचे जाते हैं। रेखा EF को आगे P तक बढ़ाया जाता है तथा EF के AB पर मिलने वाले बिंदु और GH रेखा के CD पर मिलने वाले बिंदुओं को आपस में मिलाया जाता है। रेखा EF से अभिलंब के बीच हमारा आपतन कोण पहला होगा यानी I1 होगा, जिसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और अंदर की तरफ R1 यानी कि अपवर्तन कोण। इसी प्रकार दूसरी स्थिति के लिए I2 आपतन कोण तथा R2 अपवर्तन कोण होगा। अब हम पहले आपतन कोण यानी पहली स्थिति के लिए जो आपतन कोण है उसको नापेंगे। तो हम देखते हैं कि पहला वाला जो आपतन कोण है यानी I1 उसका मान 40 डिग्री आता है। इसी प्रकार पहले वाले अपवर्तन कोण को नापेंगे यानी कि R1। तो हम पाते हैं कि R1 का मान 22 डिग्री प्राप्त होता है। इसी प्रकार हम I2 यानी दूसरी स्थिति के लिए आपतन कोण और R2 यानी दूसरी स्थिति के लिए अपवर्तन कोण के मानों का भी पता लगाएंगे। हम देखते हैं कि कांच में प्रवेश करने पर प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है और कांच से बाहर जाने पर प्रकाश किरण अभिलंब से दूर जा रही है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि वायु एक प्रकाशिक विरल माध्यम है, जबकि कांच उसके मुकाबले में एक प्रकाशिक सघन माध्यम है। अतः कांच में प्रकाश की चाल वायु की अपेक्षा कम होती है और जब दोबारा वायु में प्रकाश किरण जाती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। अपवर्तन के नियम जानने से पहले इससे जुड़ी
शब्दावली जान लेते हैं। ये है आपतित किरण यानी जो आ रही है, और ये है अपवर्तित किरण यानी जो कांच में प्रवेश कर रही है और अपवर्तन हो चुका है इसका या विलंब की ओर झुक चुकी है। यह है दोनों माध्यमों हवा व कांच को पृथक करने वाला पृष्ठ AB। यह है AB तल से 90 डिग्री के कोण पर अभिलंब, जो डैश डैश करके दिखा रखा है, यह अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यह है आपतन कोण I, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में यह है अपवर्तन कोण यानी R। अपवर्तन के पहले नियम के अनुसार आपतित किरण, अपवर्तित किरण व दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। अपवर्तन के दूसरे नियम के अनुसार प्रकाश के किसी निश्चित माध्यमों के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या यानी कि साइन I व अपवर्तन कोण की ज्या यानी साइन R का अनुपात स्थिर होता है। इस नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। यह अपवर्तन का दूसरा नियम है। साइन I बटे साइन R बराबर स्थिरांक होता है। इस स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। अपवर्तनांक दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। दो माध्यमों के जोड़े के लिए अपवर्तनांक का मान दोनों माध्यमों में प्रकाश की चाल पर निर्भर होता है। किसी माध्यम जैसे कांच, बर्फ, जल आदि का वायु या निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक वायु या निर्वात में प्रकाश की चाल तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात द्वारा व्यक्त किया जाता है। यदि वायु में प्रकाश की चाल c तथा अन्य किसी माध्यम में प्रकाश की चाल v है, तब उस माध्यम का अपवर्तनांक होगा वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल यानी कि c बटे v। यदि माध्यम जल हो तो जल का अपवर्तनांक होगा बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और अपवर्तनांक हो जाएगा 1.33। इसी प्रकार हम कांच का अपवर्तनांक भी निकाल सकते हैं। कांच का अपवर्तनांक होगा बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड बटे 1.97 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच का अपवर्तनांक निकल जाएगा 1.52। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।